चलो, लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रोजेक्टाइल, है ना, एंगुलर प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, वो समझे थे। अब ये जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक होगा वो इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, क्या टॉपिक है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी इसको समझते हैं पहले, ये है क्या। थोड़ा ट्रिकी चीजें हैं लेकिन मजेदार है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं इसमें समझने के लिए। देखो, कोई भी बॉडी को हम सर्कुलर मोशन में है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है हम कब बोल सकते हैं, या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हम कब बोल सकते हैं कि वो सर्कुलर मोशन में है? ऑब्वियसली बात है, नाम से पता चला जब वो सर्कल में घूम रहा होगा। अब देखो, सर्कुलर मोशन हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दो तरीके से नहीं, बेसिकली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, ठीक है, ये कौन सा मोशन है? ये रोटेशनल मोशन है। कंफ्यूज, मुझे पता था इसमें कंफ्यूज होते हैं। जब देखो इस कहाँ कैसे बताऊँ, अरे कहा, मान लो ये डंडा है, ठीक है, मैंने इसको इस पे बोर्ड पे रखा, ठीक है, जब इसको ऐसे घुमाया, ठीक है, घुमाया ना, यहाँ पे अगर मैं एक मार्कर यहाँ पे फिट कर दूँ, मार्कर मतलब अगर इस पॉइंट को मैं मार्क कर दूँ, इस पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा वो मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में। कैसे मूव कर रहा है? सर्कुलर मोशन में। अगर मैं इस डंडे को ऐसे घुमाऊं, ये भी कभी घूम रहा है, तब ये पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन कब होगा? जब कोई भी पार्टिकल, मतलब अगर ये रेडियस है और यहाँ पे मैंने पार्टिकल रखा हुआ है, ये अगर मूव करके एक सर्कुलर पाथ कवर करेगा, हालांकि सर्कल बना नहीं, अगर ऐसे पाथ में मूव करेगा, देन ये पार्टिकल यहाँ से मूव किया, सर्कुलर पाथ ट्रेस करके यहाँ तक पहुंचा, तो ये पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, समझे सर्कुलर मोशन क्या कहता है? फिर से, अगर कोई पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ पे है और वो एक सर्टन पाथ फॉलो करके यहाँ पे आके पहुंच रहा है, तब हम उसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अब इसका अगर हम एग्जांपल लें, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं। आप घड़ी पहनते हो, घड़ी में सेकंड वॉच, सेकंड हैंड होता है, उसका जो टिप है, उस टिप पे अगर मैं एक पार्टिकल रख दूं, वो घूम रहा है, तो वो पार्टिकल हम बोल सकते हैं वो कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर पाथ। लेकिन अगर मैं पूरा सेकंड हैंड को देखूं तो वो कर रहा है रोटेशनल मोशन। कैसे? समझो, यहां पे अगर मैं ये पार्टिकल को देखूं तो ये पार्टिकल कर रहा है सर्कुलर मोशन, लेकिन अगर मैं पूरा डंडा को देखूं, पूरा डंडा कैसा मोशन कर रहा है? रोटेशनल मोशन। बातों को यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, इस पॉइंट पे ये पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल मैं यहां पे रख दूं, वो उसको अगर ऐसे घुमाऊं तो वो मोशन कर रहा है कैसा? सर्कुलर। लेकिन अगर मैं पार्टिकल को हटा दूं, पूरा सिर्फ डंडा को देखूं, तब डंडा कैसा मोशन कर रहा है? रोटेशनल। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब इसका और एक भी एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो एक काम करना, क्या करना, साइकिल चलाते हो, साइकिल के एक रिम में सामने एक छोटा सा बॉल बांध देना और साइकिल चलाना। ठीक है, जो बॉल है वो इस पोजीशन से स्टार्ट हो, जब साइकिल चलाओगे तो ये आगे बढ़ेगा, तो बॉल एक पोजीशन से स्टार्ट होके वही सेम पोजीशन पे ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। हाँ, तो वो जो बॉल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब शायद समझ में आया होगा सर्कुलर मोशन क्या है। अगर साइकिल का रिम देखो, रिम पता है ना क्या होता है, जिस पे टायर चढ़ा हुआ होता है, जो रिम पे अगर मैं एक बॉल बांध दूं और उसे घुमाता, मतलब चलाता रहूं, तो वो जो बॉल जो मोशन करेगा उसे हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर मैं पूरा चक्के को देखूं तो वो क्या, कौन सा मोशन कर रहा है? वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दोनों में क्या डिफरेंस है, समझे? चलो, अब बात आती है यहां पे, अगर ये बॉल मूव कर रहा है, ये अगर मूव कर रहा है, ठीक है, ये उसका मान लो रेडियस है और ये बॉल चक्के में घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा और होगा ना, और हर पॉइंट पे उसका वेलोसिटी सेम होगा या अलग अलग होगा? वेलोसिटी छोड़ दो, स्पीड के बारे में बात करते हैं। हर पॉइंट पे उसका स्पीड सेम होगा या नहीं होगा? सेम होगा हर पॉइंट पे। अगर यहां पे मान लो उसका स्पीड, अब इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं बताया था, टेंजेंट होता है इस पॉइंट पे। मान लो यहां पे वेलोसिटी v है, ठीक है, फिर ये बॉल घूम फिर के इधर आया, इसका डायरेक्शन इधर होगा, टेंजेंट, लेकिन वो भी वेलोसिटी या स्पीड v ही होगा, या s लिख लो, स्पीड मान लो। तो हर पॉइंट पे जब बॉल घूम रहा है उसका स्पीड सेम है या नहीं है? हाँ या ना? सेम है, लेकिन उसका डायरेक्शन अलग अलग है, अलग अलग है। अब मान लो यहां पे स्पीड सेम है, मैंने क्या बोला, स्पीड हर पॉइंट पे क्या होगा? सेम होगा, लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा, होगा या नहीं होगा? अगर डायरेक्शन डिफरेंट है और स्पीड सेम है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? अलग अलग होगा। हाँ, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। अब वेलोसिटी को हम जब बोलते हैं, उसका तो एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन भी होता है। अब अगर डायरेक्शन बदला, मान लो मैं अगर बोलूं मेरा वेलोसिटी यहां से यहां तक जा रहा हूं, मान लो 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, अब मेरा वेलोसिटी ऐसे भी जा रहा हूं तब भी 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं या नहीं है?
एक बार मैं इधर जा रहा हूं, दूसरा इस तरफ जा रहा हूं, तो अलग अलग चीजें हैं। तो जब डायरेक्शन बदलता है तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगा। तो यहां पे वेलोसिटी विल बी क्या फॉर ए सर्कुलर मोशन, डिफरेंट होगा, हाँ या ना? समझे, इस बात को बारीकी से समझना। क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लेता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या आपका स्पीड सेम है या डिफरेंट है? सेम है। क्या डिफरेंट है? डायरेक्शन डिफरेंट है। और अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी डिफरेंट होगा। अब यहां पे वेलोसिटी अलग है, v1 v2, ठीक है, होगा। अब ये जो वेलोसिटी अलग अलग किसकी वजह से हो रहा है? बस डायरेक्शन की वजह से हो रहा है ना, अभी तो बताया। क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। तो वेलोसिटी अलग अलग किसकी वजह से हो रहा है? डिफरेंट डायरेक्शंस की वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। चलो, मतलब स्पीड सेम है, डायरेक्शन अलग है, तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगा। और हर पॉइंट पे वेलोसिटी अगर अलग अलग होगा, अगर मैं मान लूं यहां पे वेलोसिटी v1 है, यहां पे वेलोसिटी v2 है, ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज हुआ। अब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने में उसे कुछ टाइम तो लगेगा, मान लो डेल्टा टी लगा या टी लगा, स्मॉल टी मान लो, यहां से यहां तक पहुंचने में टी टाइम लगा, और वेलोसिटी अलग अलग है। तो ये जो सर्कुलर मोशन होगा, हम इसमें एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? एक्सेलरेशन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये होता है ना। अब डेल्टा वी मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्योंकि ये और ये अलग अलग है, तो डेल्टा वी मुझे मिलेगा। हालांकि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन तो अलग है ना, तो मुझे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटीज क्या है? अलग अलग है। तो अगर वेलोसिटीज अलग अलग हैं तो हम एक सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या बोल सकते हैं? वो एक एक्सीलरेटेड मोशन है, हाँ या ना? बोल सकते हैं ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन बोल सकते हैं। प्रूव किया गया। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? जस्टिफाई ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन, या फिर ये स्टेटमेंट दे देगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सप्लेन, ठीक है। तो वहां पे क्या बोलोगे, कैसे लिखोगे? इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज सेम एट डिफरेंट पोजीशन बट डायरेक्शन इज डिफरेंट, as because direction is different, velocities are also different at different position, or as because velocities are different, then we can get acceleration as acceleration is equal to delta v upon delta t. Therefore a uniform circular motion is an accelerated motion. समझे या नहीं समझे? अभी जो मैंने बताया बोला मुंह से, उसको आप कॉपी में लिखो। क्वेश्चन लिखना, जो मैंने क्वेश्चन भी बताया उसका आंसर में नीचे लिखना। चलो, अब इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हमें समझना जरूरी है, ठीक है। हर एक टर्म को आज समझेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास उन टर्म्स को हम और एलैबोरेट करेंगे, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहला जो टर्म आता है इसमें यह है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये चीजें मैंने मैथ्स क्लास में भी बताई थी, अगर रिलेट कर पाओ तो, ठीक है। क्या बताया था? मान लो एक पार्टिकल यहां पे है, ये सर्कल का सेंटर है, मान लो O, ठीक है, और इस पोजीशन पे आराम से बैठा हुआ है, ठीक है। पहले क्या हुआ, वो A से खिसक के मान लो B तक आया। कहां तक आया? B तक आया। तो अगर खिसक के आया तो ये तो रेडियस तो सेम रहेगा, और इनके बीच में मान लो पहले एंगल बनाया θ1। क्या एंगल बनाया? θ1। फिर थोड़ी देर बाद खिसक के फिर आ गया C पे, मान लो C, ठीक है। रेडियस तो सेम रहेगा या अलग हो जाएगा? सेम रहेगा। और जब खिसका पहले वाले से, मतलब इनिशियल से जो एंगल बनाया वो मान लो θ2 बनाया, ठीक है। जब मान लो यहां से उसने जब स्टार्ट किया, मतलब B से जब स्टार्ट किया, तब मान लो हमारा टाइम यहां पे कितना होता है? 0, ठीक है। और जब यहां पे पहुंचा तब मान लो टाइम हमारा हो गया कुछ t, ठीक है। मतलब 0 से, मतलब B से C जाने में उसे 0 से t टाइम लगा, और B से C जाने में सर्कमफरेंस का कुछ पार्ट उसने कवर किया या नहीं किया? उसी चीज को हम बोलते हैं डेल्टा S। अब डेल्टा S कैसे बोला, इसको हम और अच्छे से समझते हैं। मान लो क्या बोल रहा था, मान लो जब यहां से यहां तक आया, ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर किया मान लो S1। कितना डिस्टेंस कवर किया? S1। अब यहां से जब यहां तक आया, इस पॉइंट तक, मतलब A से C तक जब आया, मान लो उसने डिस्टेंस कवर किया कितना? S2, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? S2 माइनस S1, ये बनेगा। और इसी चीज को मैं बोल सकता हूँ डेल्टा S, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। तो ये हो गया आपका डेल्टा S। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया? इतना। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, लेकिन ये तो डेल्टा S बना, सर्कमफरेंस है, लेकिन यहाँ पे एंगल में भी चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये वाला जो एंगल है, मतलब जब यहां से यहां तक आया, तो ये वाला एंगल आपका कितना होगा? θ2 माइनस θ1, ये होगा। और इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा थीटा लिख सकता हूँ।
अब मैथ्स में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था? एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है, बताया था जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे, बताया था? हाँ या ना, वो है या एवेपोरेट हो गया गर्मी में? नहीं हुआ ना, है तो दिमाग में। चलो, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट हो गया, रेडियस हो गया। अब मान लो इसका जो रेडियस है वो है आर, ठीक है? तो इस फॉर्मूले के हिसाब से एंगल हमारा कितना हुआ? डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? आर्क, आर्क कितना हुआ? बी से लेके सी तक, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन रेडियस कितना है? आर, ये होगा। तो ये वाला डेल्टा थीटा है, चेंज इन एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये डेल्टा एस क्या हो गया? डेल्टा आर तो आपको पता है रेडियस, ये है ना? तो डेल्टा एस क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड या चेंज इन क्या? चेंज इन डिस्टेंस, ये ठीक है? समझे या नहीं समझे? समझे? अब ये जो डेल्टा थीटा, इसका यूनिट क्या होगा? हाँ, रेडियन होगा। डिग्री नहीं लिखना, हम रेडियन के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है? रेडियन होगा। और इसका डायमेंशन क्या होगा? कुछ नहीं, डेल्टा थीटा इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या होता है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है? हाँ, डायमेंशनलेस क्यों होता है? चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। रेडियस का यूनिट क्या होगा? मीटर। मीटर मीटर क्या होगा? कैंसिल, तो कुछ यूनिट बचा, तो डायमेंशनलेस नहीं होगा। समझे? चलो, इसको, इस चीज को जो मैंने अभी बताया, ठीक है, मुझे पता है जब 1 महीने बाद आप इसको पढ़ रहे होगे कुछ याद नहीं आएगा, तो मैं 2 लाइनें यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि समझ में आए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या, ठीक है? बना के लिखो, इतना लिखो, फिर डेफिनेशन लिखना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जब ये टाइम यहाँ पे थे, पार्टिकल यहाँ पे था, तब टाइम क्या था? जब यहाँ पे पहुंचा तो टाइम कितना हुआ? टी हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक चेंज इन टाइम कितना हुआ? डेल्टा टी कितना हुआ? टी माइनस जीरो, दैट इज इक्वल टू टी। अब अगर मैं यहाँ पे जीरो ना लिखे, अगर ये बोलता कि यहाँ पे जब था मान लो टाइम t1 था, और यहाँ पे जब पहुंचा तब टाइम हो गया मान लो t2, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा? t2 माइनस t1, वही ना? तो वही चीज है, डेल्टा टी ही हो रहा है, चाहे आप t1 लो, जीरो लो, कुछ भी लो, ठीक है? जो सेकेंड टर्म आता है इसमें समझने वाला, वो है एंगुलर वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी तो रहेगा ही, क्यों मूव कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट कैसे करते हैं? ओमेगा से। किससे? ओमेगा, ठीक है? तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? जनरली वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे वही तो होगा, फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू क्या बोला? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना? ओमेगा विल बी इक्वल टू, या इसको ओमेगा बार भी बोलते हैं, बार का मतलब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है? ओमेगा बार मतलब क्या होता है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा बार इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये बोलेंगे। अब उसके बाद ये तो हो गया आपका एवरेज। अब उसके बाद आता है और एक इंस्टेंटेनियस, ये भी तो पढ़े हैं, जिसको हम सिर्फ ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज क्या है? ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है? दैट इज इक्वल टू, हम इसको और क्या लिख सकते हैं? डी थीटा बाय डी टी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब इसका जो यूनिट है या मेजर किया जाता है, यूनिट क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा का यूनिट क्या है? रेडियन, और टाइम का सेकेंड, तो दैट इज रेडियन पर सेकेंड। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 t टू द पावर -1, ये होगा पर सेकेंड, है ना? और रेडियन तो डायमेंशन लेस होता है, यहाँ पे बताया, तो m0 l0 t टू द पावर -1, ये होता है। समझे एंगुलर वेलोसिटी क्या है? पक्का? उसके बाद तीसरा चीज आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, कैपिटल टी से। और ये टाइम पीरियड क्या होता है? देखो
मान लो पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ, सर्कुलर पाथ में घुमा, यहां से फिर से ए पे आके पहुंच गया, ठीक है। मान लो यहां पे जब वो स्टार्ट किया तब हो गया टाइम 0, ठीक है। लेकिन जब यहां पे आके पहुंचा तब कुछ टाइम तो लगा होगा, मान लो टी टाइम लगा, ठीक है। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में उसने जितना टाइम स्पेंड किया उसी को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। समझे या नहीं समझे? अच्छा, यहां पे और एक चीज इसमें एंगुलर वेलोसिटी में लिख लेना, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हालांकि वेलोसिटी नाम आ रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी पता चलता है, लेकिन लिख लो एक बार, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हमारा क्या है? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। तो अब उसके बाद आता है क्या? फ्रीक्वेंसी। जो चौथा पॉइंट है वो है आपका फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से। क्या पढ़ते हैं इसको? न्यू, ठीक है। क्या हुआ, ऐसे देख रही हो? तो एक सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी हम कैसे बता सकते हैं? एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में, ठीक है। एक सेकंड में, एक मिनट में, एक घंटे में, ठीक है। मान लो एक मिनट में एक पार्टिकल कितना चक्कर मार सकता है। समझना, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज मत होना। टाइम पीरियड क्या बोलता है? एक पार्टिकल को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है? एक पार्टिकल एक सेकंड में या एक मिनट में या फिर यूनिट टाइम में कितना चक्कर मारता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। समझे या नहीं समझे? डिफरेंस समझ में आया दोनों में? तो हम फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन along the circular path completed in one या in unit टाइम, उसको हम बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। उसको डिनोट किया जाता है न्यू से, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या फिर मेजर कैसे किया जाता है? कैसे किया जाएगा? रिवॉल्यूशन पर टाइम, है ना। तो न्यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? न्यू इज इक्वल टू 1/t लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, वही चीज है। न्यू इज इक्वल टू 1/t। और मेजर क्या कैसे किया जाता है? मेजर्ड बाय SURED, रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। समझे? अब यहां पे हमने तीन चीजें पढ़ा। क्या? एक तो ओमेगा पढ़ा, दूसरा टाइम पीरियड पढ़ा, तीसरा न्यू पढ़ा। अब इन तीनों के बीच क्या रिश्तेदारी है उसको जरा समझते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन न्यू ओमेगा टी एंड न्यू। देखो, टाइम पीरियड के हिसाब से, टाइम पीरियड का डेफिनेशन के हिसाब से टाइम पीरियड क्या बोलता है? एक रिवॉल्यूशन में उसने जितना टाइम कवर किया होगा उसे टाइम पीरियड बोलता है। तो एक रिवॉल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस या कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया? 360 डिग्री या फिर 2π। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? इन टी, टी क्या होता है? टाइम पीरियड। इन टी द पार्टिकल ट्रैवर्सेस, ट्रैवर्स का मतलब ट्रेस करना, ठीक है। ट्रैवर्स 2π रेडियन, हाँ या ना? 2π रेडियन वो कवर करता है। अब मान लो जो अगर टाइम यहाँ पे टी, जो स्मॉल टी है उसको मैं कैपिटल टी के बराबर ले जाऊं। स्मॉल टी क्या है? टोटल टाइम पीरियड, जो अभी बताया 0 से लेकर टी तक है, तो टोटल टाइम पीरियड। तो उसको मैंने कैपिटल टी ले लिया, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा कितना हो गया? 2π। होगा या नहीं होगा? अब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू कितना होता है? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये होता है। तो डेल्टा थीटा यहाँ पे कितना आया? 2π अपॉन टी आया। होगा या नहीं होगा? होगा। अब 1/t इक्वल टू क्या होता है? न्यू होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2π न्यू भी लिख सकता हूं। तो ओमेगा के साथ टाइम पीरियड का रिलेशन ये बताता है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, और ओमेगा और न्यू का रिलेशन ये बताता है, और टाइम पीरियड और न्यू का रिलेशन ये वाला चीज बताता है। तो तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? ये है। समझे या नहीं समझे? समझे? लिख लो। यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक खत्म हुआ, तो स्मॉल, मैंने क्या बोला था? स्मॉल टी टाइम। अब यहां से एक रिवॉल्यूशन खत्म करने में हमें कितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड से डिनोट करते हैं ना। तो ये हुआ। समझे? चलो, अब हमने पहले क्लासेस में लीनियर मोशन पढ़ा था, या लीनियर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। लीनियर वेलोसिटी मतलब जो नॉर्मल वेलोसिटी होता है, जो स्ट्रेट लाइन में होता है, उसे हम लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। क्या मतलब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़ा।
इन दोनों में कुछ रिलेशन हो सकता है? दोनों वेलोसिटी वेलोसिटी है ना। चलो देखते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। अब देखो, मान लो ये सर्कुलर पाथ है, उसका ये हो गया रेडियस। मान लो एक ऑब्जेक्ट पार्टिकल ए पॉइंट पे है, ठीक है, कहाँ पे है? ए पॉइंट पे है। वो मूव करके ऐसे पाथ में मूव करके मान लो वो यहाँ तक पहुंचा। कहाँ तक पहुंचा? बी तक पहुंचा। अब ये रेडियस और ये रेडियस तो सेम होगा। मान लो ये सेंटर हो गया, वो रेडियस तो सेम होगा। यहां से यहां तक जो एंगल हुआ उसे हम बोलेंगे डेल्टा थीटा, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया उसे हम बोलेंगे डेल्टा एस। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? हमें क्या पढ़ा था? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर, ये बोला था या नहीं बोला था? अगर मैं बोथ साइड डेल्टा टी डिवाइड कर दूं, मतलब डिवाइडिंग डेल्टा टी बोथ साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इंटू 1/r। ये बनेगा या नहीं बनेगा? अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, या फिर लिमिट हम ऐसे बोल सकते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/r कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये बनेगा या नहीं बनेगा? अब लिमिट डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता था? डी थीटा अपॉन डी टी होता था, है ना। और 1/r तो इधर है ही है, और लिमिट डेल्टा टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हमारा क्या होता था? डी एस अपॉन डी टी होता था। अगर याद करो तो कुछ अच्छे से होता था। ये इंस्टेंटेनियस क्या बोलते हैं, हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन ये लीनियर वाला वेलोसिटी और ये एंगुलर वाला वेलोसिटी। मतलब इस चीज को मैं और क्या लिख सकता था? ओमेगा लिखता था, हाँ, इक्वल टू 1/r इंटू इसको क्या लिखता था? डेल्टा एस डी एस अपॉन डी टी क्या लिखता था? लीनियर वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करता था, हाँ, करता था या नहीं करता था? तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया? v अपॉन r आ गया। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया? ओमेगा इंटू रेडियस हो गया, और ये v हमारा क्या है? लीनियर वेलोसिटी है, अगर याद हो, है या नहीं है? v से रिप्रेजेंट करते थे। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, और ये r क्या है? रेडियस है। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ये एस्टैब्लिश हो गया। समझे? लिख लो। अब देखो यहां पे और एक चीज मैं बताना भूल गया। ये वाला जो चीज है यहां पे ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये तो आपका स्केलर फॉर्म में हुआ, इन स्केलर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? वेक्टर फॉर्म में भी वेलोसिटी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और रेडियस भी एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? रेडियस का डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर जगह पे, हो रहा है या नहीं हो रहा? तो रेडियस एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो r भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ, तो उनके बीच में क्या होगा? क्रॉस साइड। और हमने ये, अच्छा वो बाद में बात करेंगे, बाद में क्या, अभी कर लेते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है उसके साथ एक साइन थीटा लगता है। अब देखो यहाँ पे एक मजेदार सा बात, यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट ए पे जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालूं, ऐसा होगा परपेंडिकुलर। अब इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसे होगा। अगर मैं इस पॉइंट पे भी निकालूं तो वो ऐसे होगा, ये अगर रेडियस हुआ तो, और इस पॉइंट पे निकालूं ये अगर रेडियस है तो कुछ ऐसा होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो हर पॉइंट पे आप देख लो, कहीं पे भी निकाल लो, जो रेडियस के साथ वेलोसिटी वेक्टर जो है वो कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है हर पॉइंट पे। तो कोई भी पॉइंट पे चले जाओ, आपको जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो रेडियस के साथ क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर मिलेगा। तो एक पॉइंट यहां पे भी ऐसे भी लिख लेना, द वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज मेक्स, ऑलवेज इज, या ऐसे लिखो, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस इन सर्कुलर मोशन या इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझे या नहीं समझे?
समझ में आया? ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। नेक्स्ट क्लास हम वेलोसिटी पढ़े। अब वेलोसिटी को भी हम और किसी के साथ लिंक कर सकते हैं, एक्सेलरेशन के साथ। और क्योंकि हमने देखा हुआ है स्टार्टिंग में कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है ना। तो नेक्स्ट क्लास हम एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन का नहीं, बहुत सारे दूसरे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन भी हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास बात करेंगे। और नेक्स्ट क्लास इसी बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।